ये कैंसर के जो बढ़ते केसेस हैं, इसकी वजह आखिर क्या है? वजह इतनी सारी है कि जितने केसेस बढ़ रहे हैं ये मुझे हर समय कम लगता है कि इतने कम केसेस क्यों हुए हैं। किस तरीके से बचे? मतलब अब टूथपेस्ट तो आदमी करेगा ही, लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पागलपन है। अल्कोहल जो कराता है शुगर वही करा। शुगर कैंसर फॉर्मिंग है, अल्कोहल कैंसर फॉर्मिंग है। नीम के दातुन क्या करते थे भाई, नीम के दातुन करें, घर का खाना सिर्फ घर का खाना। अगर सब कर सकें तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो वही कर रहा हूँ आज तक। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कितना घातक है? इसको मैं कहता हूँ डिजिटल ड्रग। एक इंसान एक महीने में अपने थंब से स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग जो कर रहा है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। सबसे पहले शुगर, सॉल्ट और प्लास्टिक, मोबाइल, इसको अपनी लाइफ से कट कर देना चाहिए। इस्तेमाल जुडिशियस करना चाहिए। जैसे बेडरूम में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, ये जो कैंसर है बॉडी में, ये कैंसर होता कैसे है? उसके लिए समझने की जरूरत है कैंसर है क्या। अब मैं हर समय कहता हूँ कि इंसान कैंसर बाजार से रोज खरीद के लाता है, रोज चाहता है कि मैं बीमार हूँ और फिर पूछता है मैं बीमार क्यों होता हूँ। मैं स्मोक नहीं करता हूँ तो आई एम सेफ, क्या आज भी ये कह पाना आपको लगता है कि सही है? दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो बिल्कुल झूठा कथा नहीं है। अब किस एज के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं जो कैंसर के? अब तो ये मैं कहूँगा ना, उम्र की सीमा को न जानता ये हो गया तो जितना भी नाला खा गया स्ट्रेस मेंटल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा शब्द जिसको हर कोई अपनी जुबान से लेना तक नहीं चाहता, एक ऐसी बीमारी जो लोगों को आज डराती है। हर कोई आज ये सोचकर घबरा जाता है कि अगर परिवार में या खुद को भी अगर ये बीमारी लग गई तो फिर जिंदगी में बाकी लोगों का क्या होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। ये बीमारी है कैंसर। कैंसर एक ऐसा शब्द हो चुका है, एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका इलाज होने के बावजूद लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसी पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ में एक जाना माना चेहरा है जो कैंसर पर लोगों को अवेयर कर चुके हैं, न जाने कितनी ही जिंदगियों को अभी तक बचा चुके हैं। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ में हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में और आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसा मैंने जिक्र किया कि बहुत सारी जिंदगियों को अभी तक आपने बचाया, इसके अलावा आप लोगों को अवेयर भी करते हैं और ये एक बहुत ही सराहनीय काम आप कर रहे हैं। तो अब पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ में। भारत में मौजूदा स्थिति ये है कि 15 लाख लोग इस वक्त कैंसर से जूझ रहे हैं और 15 लाख तो आंकड़ा होता है, उसके साथ उनके परिवार भी उस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। ये कैंसर के जो बढ़ते केसेस हैं, इसकी वजह आखिर क्या है? पहले तो उस आंकड़े को दुरुस्त कर लें कि आंकड़ा जो ICMR रिपोर्ट करके ऑनलाइन सबमिट कर रहा है वो बहुत पीछे चल रहा है। ओह, दूसरी बात कि आंकड़ा 1/3 सिर्फ रिकॉर्ड में आ रहा है, 2/3 रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। मतलब भारत में कैंसर केसेज जो टर्शियरी सेंटर पे पहुंचते हैं उन्हीं की रिपोर्टिंग होती है। टाइप B सिटी, टाइप C सिटी में जो उसकी रिपोर्टिंग ICMR को नहीं मिलती है, और 2/3 केसेज अनरिकॉर्डेड, अनडिटेक्टेड, अनट्रीटेड भारत में छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख 50 लोग, लाख लोग एट ए टाइम भारत में नए कैंसर केसेज बन रहे हैं और डिटेक्ट भी नहीं हो पाता। और डिटेक्ट नहीं हो रहा है। उसकी इलाज की समुचित सुविधा नहीं है, क्योंकि आज भी लोग यही मान रहे हैं दिल्ली मुंबई जैसी जगह में कैंसर का इलाज संभव है। सरकारी संस्थानों में कैंसर का इलाज संभव नहीं है। संभव नहीं, इससे मतलब क्या है कि कैंसर के इलाज की सुविधा 27% सिर्फ सरकारी संस्थानों में उपलब्ध है, 73% सुविधाएं सिर्फ प्राइवेट में हैं। प्राइवेट की अफोर्डेबिलिटी कितने लोगों के पास है सभी लोग जानते हैं, इसलिए कई मरीज बिना इलाज के अपनी जान गंवा देते हैं। आपके पास पहुंचते नहीं हैं, दिल्ली पहुंचते नहीं हैं, ICMR के पास रिपोर्ट नहीं पहुंचती है और आपके रिकॉर्ड में केसेज नहीं दिखते हैं। इसलिए इसको ICMR को चाहिए, रिपोर्टिंग बॉडी को चाहिए कि इसको करेक्ट कर ले इस आंकड़े को। अब आपने पूछा बढ़ने की वजह क्या है। वजह इतनी सारी है कि जितने केसेस बढ़ रहे हैं ये मुझे हर समय कम लगता है कि इतने कम केसेस क्यों हुए हैं। वजह भारत में अगर जीवन शैली को देखें, भारत में वातावरण को देखें, सारी व्यवस्थाओं को देखें, तो हर तरफ कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स फैला दिया गया है। और कैंसर कम हो रहा है ये आश्चर्य का विषय हो सकता है, कैंसर ज़्यादा हो रहा है आश्चर्य का विषय नहीं है। एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में सुबह जगने से लेके, टूथपेस्ट का इस्तेमाल से लेके, ब्रश करने से लेके, शैम्पू करता है, नहाने के लिए जाता है या खाना खाता है, पानी पीता है,
हवा में सांस लेता है, जो चीज़ें खा रहा है, वहाँ सब देखेंगे सारी चीज़ें कैंसर से घिरी हुई है, कैंसर कराने के तत्व से घिरी हुई है। तो कैंसर ना हो, ये चौंकाने वाला विषय होगा। आप सोच रही होंगी क्या हर इंसान को जागरूक होने की ज़रूरत है? हर इंसान को जागरूक होना है, लेकिन जागरूकता सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है। मतलब आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वहीं तक नहीं रखनी है। अपने समाज को दुरुस्त करना है, ताकि वातावरण का प्रदूषण से लेके वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, खाने पीने में मिलावट से लेके जो सरकार के लेवल पे नीति निर्धारण करना है। अब एयर पोल्यूशन किसी व्यक्ति के बस का नहीं है कि वो ठीक कर ले, ये सबको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तब जाके अगर आज कैंसर के कारण पर ब्रेक लगाना चालू करेंगे, इसका रिजल्ट लगभग 10 साल बाद आएगा। आज जो बड़े हुए कैंसर केसेस देख रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है। मेरे इंटरव्यू, मेरे पॉडकास्ट उठा के देखें या पब्लिक प्रोग्राम उठा के देखें, पिछले लगभग 22 साल से मैं इस बात को कहे जा रहा हूँ कि अगर यही बेतरतीब रफ्तार रही कार्सिनोजेन की समाज में, वातावरण में, तो भारत कैंसर में विश्व की राजधानी बन जाएगी। इंडिया इज़ गोइंग टू ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, और हो चुका है। 2025 में अभी भारत में सबसे ज़्यादा केसेज, अगर सही आंकड़े निकाले जाएं, सबसे ज़्यादा केसेज आज भारत में है। आपने कहा कि टूथपेस्ट, शैम्पू, एवरीथिंग जो भी आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है वो कैंसर का कंपोनेंट अपने साथ लेकर घूम रहा है। तो फिर किस तरीके से बचे? मतलब अब टूथपेस्ट तो आदमी करेगा ही, मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर दिन नए नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पागलपन है। बाजारवाद के तहत सस्ती चीज़ें भारत में फ्लड कर दी जाती है, और कोई भी सस्ती चीज़, अब उसमें ट्रैक्लोसन, सोडियम लॉरियल सल्फेट, SLS जिसको बोलते हैं, टूथपेस्ट में डाला गया। आप जरा जाके देखिए, यूरोपियन कंट्री में इन चीज़ों को बैन कर दिया गया है कि आप टूथपेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, बॉडी है, जैसे खाने की चीज़ों का कंजम्पशन जो FSSAI के अंडर है, बॉडी क्या कर रही है? दूध में मिलावट है, क्या उनको पता नहीं है? हाल फिलहाल में मसालों में मिलावट पकड़ रहे हैं, या किसी भी कप सिरप में पकड़ रहे हैं। तो सोए हुए थे जब FSSAI का स्टैंप लगा के घूम रहे थे लोग, तब क्या उसके प्रोडक्शन का सैंपल नहीं लेना था उनको? ये औचक निरीक्षण करना है। जब उनके पास पैसे नहीं पहुंचेंगे तब जगेंगे वो। इस बीच कितने लोग बीमार हो चुके हैं। अब पब्लिक को क्या जागरूक होना? आप टेलीविज़न का ऐड देख के प्रोडक्ट खरीदने चले जाते हैं। अगर मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप समय खराब कर रहे हैं, कभी पढ़ भी लें कि उसके कंटेंट में क्या क्या है, उस कंटेंट का एटलीस्ट कैंसर संबंधित। हालांकि हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इससे रिलेटेड तत्व भी उसमें डाले गए जाते हैं, क्योंकि वो सस्ता है और आपको आकर्षित करता है। अब बबूल और नीम के दतवन तो आपको आकर्षित करने से रहा, तो आपको आकर्षित करता है रेडी टू यूज फास्ट फूड, यूज एंड थ्रो। तो आप चले गए, आपने इस्तेमाल किया, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इतना गंदा इम्पैक्ट आएगा। उस पर लिखा गया क्या? नहीं लिखा गया। खाने के पैकेट पे आप देखिए, नमकीन के पैकेट पे एडेड शुगर है। तो जब नमकीन आप खाना चाहती हैं तो शुगर क्यों डाला गया? टू मेक यू एडिक्ट। शुगर इज एडिक्टिव, जस्ट लाइक अल्कोहल। शुगर इज जस्ट लाइक अल्कोहल। अल्कोहल जो कराता है, शुगर वही कराता है। शुगर कैंसर फॉर्मिंग है, अल्कोहल कैंसर फॉर्मिंग है। शुगर फैटी लिवर कराता है, अल्कोहल फैटी लिवर कराता है। शुगर का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है। तो नमकीन में शुगर डाल दिया गया। आपने कभी उठा के देखा, पढ़ा पीछे एडेड शुगर क्यों है? कंज्यूमर साइकोलॉजी यहाँ से डाली गई। उसके बाद क्योंकि मीठा ना लगे, नमकीन खाना था आपको, तो उसमें नमक ज़्यादा बढ़ा दिया गया। फिर उससे हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट अटैक आया। आप बड़ी लाइटली उन चीज़ों को ले रहे हैं। घर में बने चिप्स बच्चे क्यों नहीं खा रहे हैं? पैक्ड चिप्स क्यों खा रहे हैं बच्चे? कभी गौर कीजिए। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री जो खेलती है, फूड इंडस्ट्री, वो खेलती है कंज्यूमर साइकोलॉजी पे, किस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। आप देखिए, सफ़ेद पैकेट क्यों नहीं किसी नमकीन का, किसी बंद डब्बे के खाने का होता है? लाल, नीला, जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा विविग्योर, इंद्रधनुषी 7 रंग में लाल रंग सबसे दूर से हम कैच करते हैं। इसलिए रेड लाइट बनाई जाती है कि दूर से आप देखें तो रुक जाए। लाल रंग सबसे दूर से दिखता है। बच्चा आपकी गाड़ी के पीछे बैठा है, जा रहे थे, लाल रंग का बड़ा सा बैनर दिखा किसी फास्ट फूड आउटलेट का। बच्चे ने कहा, मम्मी गाड़ी रोक दो, मुझे खाना है। ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है। लेकिन उसका क्यों यही चिप्स बच्चे को पसंद आया? सोडियम स्टेबा ग्लूकोनेट, एजिनोमोटो,
ये बच्चे को एडिक्ट किया, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ केयर, मेंटल रिटार्डेशन कराया, बच्चे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में चले गए। इसकी बात किसी ने करी? तो उस पर ये लिख दिया जाता है कैलोरी कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तो लिखा जाता है, मतलब इसमें क्या है, लेकिन ये नहीं लिखा था व्हाट इज इन द फूड, इन्होंने लिख दिया, बट व्हाट हैज डन टू द फूड ये नहीं लिखा। इसमें इंसेक्टिसाइड क्या डाला गया, फर्टिलाइजर कैसे डाला गया उगाने में, उसका कैसे प्रोसेसिंग की गई, क्या क्या और मिलाया गया इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ये नहीं लिखा, और वो बीमार कराने वाला तत्व था। तो मैं तो हर बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर लिखना है इस पे कि क्या क्या है, तो ये भी लिखो क्या क्या किया गया है इसके साथ, इस खाने के साथ। उसके बाद मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी कंज्यूमर उसको खाना बंद कर देगा। क्योंकि हर समय मैं उसको कहता हूँ शैतान की रसोई, वो इंसानी खाने के लिए बनाई नहीं है। आप पैरेलल रख के देखें, घर में आलू के चिप्स, आलू के पापड़ बना के दे, और बाहर का देखिए बच्चा कौन सा खाता है, ऑब्वियसली बाहर का खाएगा। उससे रिवॉर्ड सेंटर ब्रेन में होता है, डोपामिन सीक्रेट होता है, वो एक्टिवेट, जब भी एक्टिवेट होगा बच्चे को अच्छा लगेगा, और बच्चा अनलिमिटेड खाएगा, बार बार खाएगा, वही मांगेगा। आप ट्रायल करके देख लें कि पैकेट से निकाल के प्लेट में रखें, दोनों में से टेस्ट कराएं, बच्चा उस खाने को खाना लगेगा जो पैकेट में बंद आया है, दूसरा नहीं खाएगा। रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेशन। तो सर अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उस पर वापस लौटें। नीम के दातुन क्या करते थे, वही नीम के दातुन करें, घर का खाना, सिर्फ घर का खाना। अगर सब कर सकें तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वापस लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तो वही कर रहा हूँ आज तक, और मैं बाकी लोगों के लिए कहता हूँ B2B, बैक टू बेसिक्स। अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा है। इंसान की ज़रूरतें बहुत कम हैं। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद, बाकी की मेहनत और मुशक्क़त दिखावे का सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम हैं, ज़िंदगी बहुत सीमित। जीवन को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो जो लोग इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको 3 नए रूल्स आप क्या देते हैं कि लाइफ में अगर ये फॉलो करते हैं तो कैंसर की पहुंच उन तक नहीं हो सकती या उनके परिवार तक नहीं हो सकती? ईट एज रॉ एज रियल एज पॉसिबल। रॉ खाएं, रियल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, मिनिमलिज्म के फॉर्मूले पे आ जाएं, एज लेस एज पॉसिबल। आपकी ज़रूरतें कितनी हैं? बाकी जितनी चीज़ें हम होर्डिंग करते हैं, उठा उठा के मार्केट से लाते हैं, अब रख देते हैं, पता नहीं कब आप उसको खाएंगे, कब आप यूज करेंगे, नहीं करेंगे। आपकी ज़रूरतें बहुत कम थी। एंड बैक टू बेसिक्स, इतनी बेसिक चीज़ भी कर लें आप। कई लोग हमारे पॉडकास्ट व्यूअर जो होते हैं मेरे लिए गांव से नीम और बबूल के धतून कुरियर करते हैं। आप सोच सकती हैं दिल्ली में रहने वाला एक कैंसर का डॉक्टर, उसको गांव से लोग क्या भेजते हैं। और ये सच बोल रहा हूँ। अब मैं अनुग्रहित हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि अपने गांव से कहते हैं कि यहाँ सर एक गाड़ी भी नहीं आती, थोड़ा भी पोल्यूशन नहीं है, वहाँ ये नीम का पौधा है, नीम का पेड़ है और बबूल का पेड़ है, इससे मैंने दतून तोड़ा है। उस पर चिट्ठी पे लिख के भेजते हैं। आज भी लोग चिट्ठी लिख रहे हैं मुझे। तो क्या मेरी ज़िंदगी नहीं चल रही है? लोग भी कर सकते हैं। जो पॉडकास्ट आज देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ मैं बता रहा हूँ। बहुत कुछ नहीं करने की बात मैं कह रहा हूँ, बहुत कुछ करने की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ छोड़ देने की बात कह रहा हूँ। और जिनको लगता है ट्रैवल करना है, ये चीज़ संभव नहीं है, तो ऐसे भी टूथपेस्ट आते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। SLS नहीं है, पैराबेन नहीं है, थैलेट्स नहीं है, तो उसको पढ़ें, उसमें लिखा होगा ये सारी चीज़ें फ्री है, इसमें नहीं डली है, उसका इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कितना घातक है? हर हाथ में फ़ोन है, बच्चों के हाथ में फ़ोन, बड़ों के हाथ में फ़ोन, सुबह से लेकर शाम तक हाथ में फ़ोन। इसको क्या ये मैं भी एक रीज़न है? इसको मैं कहता हूँ डिजिटल ड्रग यूजेज के लिए। आपने देखा अमेरिका अभी अंडर ड्रग टॉक्सिकेशन है, वहाँ का यूथ पूरी तरह से। ड्रग्स मतलब मेडिसिन नहीं, ड्रग्स मतलब जो नशे वाली चीज़ें, जितने पदार्थ हैं अलग अलग उसके अंदर है। इसका नाम है डिजिटल ड्रग, मोबाइल का नाम। मोबाइल साइंस ने जो डिस्कवर किया था, एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है, और बहुत अच्छी चीज़ डिस्कवर हुई कि जब चाहे जहाँ बैठे किसी से आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हैं। पहले तो फ़ोन कॉल से था, अभी तो सारे टेक्स्ट से लेके ईमेल से लेके सारा कुछ आपके मोबाइल पे आ गया। लेकिन मोबाइल धीरे धीरे आपके कैमरे को रिप्लेस कर देगा, घड़ी को रिप्लेस कर देगा, सारी चीज़ों को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, सबको रिप्लेस कर देगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये इंसान को रिप्लेस कर देगा। अब इंसान नहीं है, इंसान को कंट्रोल मोबाइल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एल्गोरिथम में जो आप सर्च करते हैं, जो स्क्रॉल करते हैं,
उसके हिसाब से आपको फीड देता रहता है, आपका नोटिफिकेशन ऑन रहता है, आप स्क्रीन से हटा नहीं पाते हैं। अगेन जो मैंने बच्चे में खाने की बात कही, मोबाइल भी ब्रेन में रिवॉर्ड सेंटर पे डोपामिन रिलीज करता है, एंड मोर देन टी, कॉफ़ी, सिगरेट, मोबाइल इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करता है, तो आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। और ये एडिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि 1.5 घंटे मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में न्यूयॉर्क की एक स्टडी आई जिसमें ऑन एन एवरेज एक इंसान एक महीने में अपने थंब से स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग जो कर रहा है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर एक महीने में थंब से इंसान स्क्रॉल करता है मोबाइल पे, और 3.5 महीने में एफिल टावर के बराबर स्क्रॉलिंग हो जाती है एक इंसान की। इतना इंसान पैदल नहीं चल रहा है, लेकिन उसके थंब चल रहे हैं मोबाइल के, जिसके कारण कार्पल टनल सिंड्रोम, रिस्ट में ऐसी प्रॉब्लम होने लगी, नर्व्स पे प्रेशर आने लगा, और उसके बाद हाथ ठीक से काम नहीं करता है, हाथ में कोई सामान पकड़ा हुआ है आपका गिर जाएगा, या पेन होना, लोगों को पता नहीं है मोबाइल के ओवर यूजेज से हो रहा है। अब आप देखेंगे कई लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, बेवजह कहीं इंस्टा रील देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ऐसी चीज़ जो सच में उनके मोबाइल के यूजेज में 2 चीज़ें कही गई है, एक्टिव टास्क एंड पैसिव टास्क। पैसिव टास्क जो सोशल मीडिया आप देखते हैं, आपके काम की नहीं है, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं एमलेसली। एक्टिव टास्क, आप वहाँ बैठ के ईमेल कर रहे हैं, कुछ एक्सेल पे काम कर रहे हैं, या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कर रहे हैं। एक्टिव टास्क का ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन पैसिव टास्क आपको एडिक्ट बनाएगा। आप देखते होंगे लोग मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, पैसिव टास्क कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया का, और आपने घर पे 2 बार 4 बार आवाज़ लगाई, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, प्रोबेबली उनके कान तक आवाज़ भी नहीं गई, बहुत सबकॉन्शियस माइंड ने बोले हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, और 1.5 घंटे बाद सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि अच्छा 1.5 घंटे हो गए, मोबाइल से उठे। अब ये डोपामिन क्रैश किया ब्रेन का, और बेचैनी हुई, अब मैं क्या करूँ। गिल्ट भी हुआ कि 1.5 घंटे मेरे समय बर्बाद हो गए, खाना ठंडा हो गया, फ्रिज खोला, और सबसे पहला ये इंसान क्या करेगा, कोई मीठा निकाल के खाएगा, मिठाई कुछ खा लेगा। अगेन शुगर डोपामिन सेंटर, रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करेगा, उसको डोपामिन मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा कि मोबाइल से तो डोपामिन बंद हुआ, लेकिन इससे डोपामिन मिल गया, तो उसको एक समानता की फीलिंग आएगी कि सेम लेवल पे मुझे रिवॉर्ड सेंटर, मुझे अच्छा लग रहा है, फील गुड फैक्टर, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर। इसके कारण ये सारा काम चल रहा है। अब इस ट्रैप में ऐसा इंसान फंसा हुआ है, अब ये खाना मुझे नहीं खाना है। आपके पास ऐप था, अगेन मोबाइल उठाया, नहीं इस बार जस्टिफिकेशन पहले दे दिया, नहीं इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाना ऑर्डर कर देता हूँ, ये क्योंकि ठंडा हो गया है। अब ऐप बेस्ड खाना आ गया। अब जो ऐप बेस्ड खाना आया, अगेन उस खाने को अट्रैक्टिव, एडिक्टिव बनाने के लिए उसमें HFSS, हाई इन फैट, सॉल्ट, शुगर, पाम ऑयल में खाना बना हुआ है, सॉल्ट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, आप एडिक्ट हो गए। गरम गरम पैक आया किसके, प्लास्टिक के डब्बे में। खाने का टाइम खत्म हो चुका था, रात को 12:30-1 बज चुके थे, जो सोने का समय था। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम डाउन होना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक अप होना चाहिए। आप उस एबनॉर्मल टाइम में आपने खाना खाया, गरम प्लास्टिक के कारण उससे बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स निकला, अगेन कैंसर फॉर्मिंग एजेंट। क्योंकि खाने का समय खत्म हुआ था, आधा खाना आपने खाया, आधा उठा के फ्रिज में रख दिया। फिर अगले दिन सुबह याद आया कि अच्छा वो खाना तो बचा हुआ है मेरा, उसको उठाया, माइक्रोवेव में डाल दिया, फिर गर्म किया, फिर गर्म हुआ, उस प्लास्टिक के डब्बे से केमिकल, जो कैंसर फॉर्मिंग केमिकल, दोबारा लीच किया, आपने दोबारा कैंसर खाया। इस ट्रैप में आप उलझ चुके हैं। जो दर्शक अभी आपके सुन रहे होंगे पॉडकास्ट, उनको सिंपली लग रहा होगा उनके घर की या उनके रोज़मर्रा की कहानी मैं कह रहा हूँ, जबकि ये हर भारतीय के घर की कहानी हो चुकी है। मोबाइल इस तरह से आपके बिस्तर तक पहुंच चुका है कि आप पूरी तरह से उसके गिरफ्त में हैं। आप क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, किस स्क्रीन पे, किस टाइम पे, कितने माइक्रो सेकंड के लिए रुकते हैं, मोबाइल एक एक एल्गोरिथम आपका नोट करता है। और आपकी पर्सनल लाइफ या प्राइवेसी नाम की चीज़ भूल जाइए। देयर इज़ नो प्राइवेसी फॉर इंडियंस नाउ, एटलीस्ट इन डिजिटल मीडिया, जिसका इस्तेमाल हर इंडियन बहुत बेवकूफ़ी से कर रहा है और बीमार भी हो रहा है, ट्रैप में भी आया हुआ है। जागरूकता की जरूरत है।
तो सर आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले शुगर, सॉल्ट और प्लास्टिक, मोबाइल, इसको अपनी लाइफ से कट कर देना चाहिए। इस्तेमाल जुडिशियस करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक का बिल्कुल जीरो कर दीजिए, सॉल्ट जितना कम हो सके, शुगर की ज़रूरत आपको नहीं है। मेडिकल साइंस के हिसाब से ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बट ग्लूकोज इज़ नॉट एसेंशियल इन द फूड। और वो हर तरह का शुगर, कुछ लोग कहते हैं चीनी बंद कर दें, गुड़ खा सकते हैं, जैगरी खा सकते हैं गाँव की, शुगर शुगर है। देखिए थोड़ी बहुत अगर जैगरी खा लें प्योर, लेकिन जब मैं गुड़ खाने की बात कहूँगा थोड़ी बहुत में आप रुकेंगे नहीं, तो रिवार्ड सेंटर की समस्या आ गई। एंड मोबाइल के यूजेज आपको पता होना चाहिए। 2-3 फॉर्मूला मैं बताता हूँ। सोने से 2 घंटे पहले आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, ऑफ स्क्रीन। घर का वाईफाई ऑफ होना चाहिए। बेडरूम में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करना है, इंश्योर कीजिए कि आप खड़े होकर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, बेड पे बैठ के नहीं करेंगे, लेट के नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप खड़े होकर कितनी देर कर पाएंगे? 5-7 मिनट। सोते समय हेड एरिया मतलब ब्रेन से मोर देन 1 मीटर मोबाइल का डिस्टेंस होना चाहिए। उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो निकलता है इरिटेट करता है ब्रेन को और आपकी नींद खराब होती है। अभी रिसर्च चल रहा है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ये आने वाला है कि ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस मोबाइल की वजह से बढ़ा है। अभी उसका पुख्ता नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट यही आने वाला है, ट्रेंड उसी पे जा रहा है कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है। तो इसकी ज़रूरत है। और मोबाइल में जो सोशल मीडिया, जिसे जस्ट अपडेट लेना है, बाय एंड ऑफ द डे आप फिक्स करें कि मुझे 15 मिनट मेल, 15 मिनट सोशल मीडिया, मैक्सिमम 40 मिनट्स टू 1 आवर। पैसिव ब्रेन टास्क जो मोबाइल का है, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। ये 2-3 चीज़ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो टेक्नोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अदरवाइज आप टेक्नोलॉजी के गुलाम रहेंगे और टेक्नोलॉजी जैसे चाहेगा आपको चलाएगा। सर ये जो कैंसर है, बॉडी में ये कैंसर होता कैसे है? इसके मेजर कॉजेज़ आपकी बॉडी में क्या हैं? और दूसरा, इसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सके, अब ये कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए समझने की जरूरत है कैंसर है क्या। शरीर के अपने अंदर की कोशिकाओं की ही बीमारी है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आया। बाहर से सिर्फ इसको एक सिग्नल मिलता है कि तुम बदल जाओ, रूप बदलना है, बस। मेडिकल डेफिनेशन है एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स विद ए पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। हमारी कोशिकाएं, पूरे एक इंसान के शरीर में 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। किसी अंग की कोशिकाएं असामान्य, बेतरतीब, उद्देश्य विहीन वृद्धि होने लगे और इसमें क्षमता आ जाए एक अंग से दूसरे अंग में जाने की, यही कैंसर है। अब ये एबनॉर्मल हुआ क्यों? कोशिकाएं देखने में वही लग रही, उसी अंग की लग रही, उसी तरह की लग रही जैसे उस अंग में कोशिकाओं को होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अगर परसिस्टेंट किसी को टॉर्चर मिले, मतलब अनवरत प्रताड़ना होते रहे किसी कोशिकाओं का, कारण कुछ भी हो, उदाहरण के तौर पे तंबाकू, शराब, वातावरण का प्रदूषण, या जो भी कारण हम बता रहे हैं, फूड में कमी, ये उन कोशिकाओं को प्रताड़ित करती है। लेकिन बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है, मॉलिक्यूलर पुलिसमैन, एक कहते हैं P53, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले, पेट्रोलिंग पुलिस वाले, बाहर से हमारे डिफेंस वाले, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले घूम के हमारी रक्षा करते हैं, उस तरह से शरीर के अंदर भी हमारा डिफेंस सिस्टम चल रहा होता है। वो देखता है कोई भी एबनॉर्मल कुछ हो रहा होता है, उसको पकड़ता है, करेक्ट करता है, मतलब उसको डांट फटकार लगाएगा, उसको सुधारेगा कि तुम सुधर जाओ, नॉर्मल सेल्स बन जाओ। नहीं बनेगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा, मार देगा वहीं पे, ताकि बॉडी के अंदर ये ना बने। अब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये बनना बहुत तेज़ी से चालू हो, या डिफेंस सिस्टम हमारा, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस हो जाए, दब जाए किसी कारण से, अगेन वो हमारे लाइफस्टाइल से ही होगा, तो पुलिस सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाए और ये सिस्टम बड़ा हो जाए, तो कैंसर पनपने लगेगा। उसको आप मान सकती हैं, जैसे हमारे बीच में दिल्ली में मान लीजिए 3 करोड़ की आबादी है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, 30 ट्रिलियन सेल्स, एक स्वस्थ इंसान है। अब इनमें कुछ हमारे आतंकवादी बन जाए, एक अंग से उठ के दूसरे अंग में जाने लगे, हमारे अंदर की कोशिकाओं को मारने लगे, यही कैंसर है। तो प्रताड़ना ज़्यादा हो जाए और इम्यून सिस्टम, मतलब पुलिस तंत्र कमज़ोर हो जाए, वो कैंसर का रूप ले लेगा। अब ये प्रताड़ना कुछ भी हो सकती है, सिर्फ फॉर्मूला है डोज एंड ड्यूरेशन, कि कितने डोज में
अब जो दर्शक सुन रही है ना, सोचे कि आज इतने दिन से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंसर हो गया। दोनों चीज़ें जरूरी है। डोज मतलब कितना एक्सपोजर हुआ आपके बॉडी को, एंड ड्यूरेशन कितने लंबे समय का एक्सपोजर हुआ। अगर दोनों हो जाए तभी कैंसर होगा। और आज अगर बदलाव चालू कर लें तो रिवर्स भी होगा, रिवर्सल चालू हो जाता है। वाह, इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम दिया गया बॉडी को। अगर आज भी आप सोच लें, सुबह ध्यान लगाएं और सोच लें कि आज से मुझे अपने जीवन को बिल्कुल सात्विक जीवन करना है, आज ही अभी से रिवर्सल चालू होगा। कुछ रिवर्सल 24 आवर, 48 आवर्स, कुछ 3 महीने में। 3 महीने में मैक्सिमम अंग में जो खराबी हो चुकी होती है वापस आ जाती है। अब इससे ज़्यादा प्रकृति आपको क्या दे, लेकिन आप बेचैन हैं उसको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो भी प्रकृति प्रदत्त हमारी क्षमताएं हैं उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं। अब मैं हर समय कहता हूं कि इंसान कैंसर बाजार से रोज खरीद के लाता है, रोज चाहता है कि मैं बीमार हूं, और फिर पूछता है मैं बीमार क्यों होता हूं। तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बहुत कुछ छोड़ देना है। नथिंगनेस की फिलॉसफी पे आना है आपको। तब आपको रियलाइज होगा कि जीवन तो बहुत सिंपल है, साधारण है और सुखी है। दुखी जीवन के लिए आपको मेहनत करना है, सुखी जीवन के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। तो सर, जिस इम्यून सिस्टम के रिवर्स होने की बात आप कर रहे हैं, कैसे होगा ये रिवर्स? क्या क्या करना चाहिए? जो मैंने बताया, बैक टू बेसिक्स, मिनिमलिज्म एंड फॉलो द नेचर। अब फॉलो द नेचर बड़ा सिंपल है। देखिए, मेडिकल साइंस और अध्यात्म दोनों साथ साथ बताता चलता हूँ। सूरज की रोशनी सनराइज, हमारे पूर्वज ज़्यादा पूर्वज नहीं, हमारे दादाजी 2 जनरेशन पहले जग जाते थे जी। सनराइज के साथ साथ पूरा काम करते थे, दिन में नहीं सोते थे, और शाम को सनसेट के आसपास उनका खाना पूरा हो जाता तो जल्दी सोने जाते थे। आज पूरा सिस्टम उल्टा हो चुका है। मेडिकल क्या कहता है? सर्कैडियन रिदम। दिमाग में पीनियल ग्लैंड है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक हम कहते हैं। ये सूरज की रोशनी से एक्टिवेट होता है, आपको जगाता है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, अभी तो 2 घंटे पहले तो मैं सोया हूँ, 2 बजे 3 बजे, तो मत डिस्टर्ब करो। या स्लीपिंग पिल्स खा के आप सो गए, जिसके कारण आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हुआ। और जिस समय सनसेट हो रहा होता है उस समय तो अभी अभी ऑफिस भी ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद आप निकलते हैं मार्केट या पार्टी या नाइट लाइफ जिसको कहते हैं, और रात को 2 बजे खाना खा के तब घर लौट रहे हैं। तो ये एब्नॉर्मल सर्कैडियन रिदम कई बीमारियों का कारण है, जिसमें कैंसर एक है। यूनाइटेड किंगडम में एक स्टडी हुई, नर्सेज स्टडी, जिसमें ही देखा गया कि जिन जिन का एब्नॉर्मल सर्कैडियन रिदम है, मतलब रात को जगते हैं दिन को सोते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हुआ उन महिलाओं में। पहले महिलाओं में स्टडी हुई, बाद में ये स्टडी बढ़ाई गई तो माना गया सब में यही समस्या हो रही है। तो प्रकृति जो चीज़ें दे रही हैं, अगर उसी प्रकृति की चीज़ों को मान लें, जो मैंने कहा रॉ खाएं, रियल खाएं, तो एज इट इज खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड में नोवा क्लासिफिकेशन ब्राज़ील का है, जो नोवा टाइप 1, 2, 3, 4 है। 3, 4 को प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड माना जाता है, जो कहा जाता है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। भारतीय के लिए मैं डेफिनेशन देता हूँ, भारत में खाना 3 तरह से आप क्लासीफाई करें। भगवान की रसोई, प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं, फल फूल सब्जियाँ, यमुना खादर वाली नहीं जो जहरीली हैं, जो सब्जियाँ आपके गांव में खेत में उग रही हैं, आपको स्वस्थ रखेगी। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय जो रसोई है उसमें जो शुद्ध खाना बन रहा है, ताज़ा बन रहा है, आप खा लें, आपको स्वस्थ रखेगा। और तीसरा है शैतान की रसोई, जो पैक्ड फूड आपके आ रहे हैं, चाहे पैक्ड आटा, पैक्ड चावल भी आपको अस्वस्थ रखेगा। तो शैतान की रसोई का खाना हटा दें। अगेन नेचर्स लॉ, प्रकृति ने कहा कि एज इट इज खाओ, तुम उसको प्रोसेस करने लगो। प्रोसेस भी सोचिए क्यों किया गया। प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। शेल्फ, अलमीरा, तो बड़े बड़े हाइपर मार्केट में अलमीरा पे आटा डब्बे में बंद या पैकेट में बंद 2-2 महीने रखे रहे, आप घर में ले आए रखें, लेकिन उससे सेल्फ लाइफ, SELF, आपकी अपनी ज़िंदगी कम हो रही है। ये आपने सोचा? शेल्फ लाइफ बढ़ा दिया, सेल्फ लाइफ कम कर लिया। इसकी ज़रूरत है आपको समझने की। अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो नेचर ने आपको अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र में रहने में के लिए खाना पीना और स्वस्थ रहने के लिए सारी जड़ी बूटियाँ दे रखी हैं। आप उनको डिस्ट्रॉय करके
किल करके या अज्ञानतावश आपने छोड़ दिया कि हमारी पौराणिक कोई पद्धति थी, कोई संस्कृति थी, उसमें कुछ नहीं है, मान लिया कि सब कुछ बेकार था, और बाजारवाद आपके दिमाग पे अमेरिका ने हावी कर दिया कि जो मैं कहता हूँ वही करो, पैक्ड चीज़ें ले लो। बट सर इसमें एक चीज़ ये भी तो है ना, आप चाहे पानी लें, आप हवा लें, आप कोई भी चाहे आप कच्ची सब्जी की बात करें, आप फ्रूट्स की बात करें, आप दालों की बात करें, हर चीज़ में तो जहर मिला हुआ है। ये आप दिल्ली की बात कर रही हैं, दिल्ली रहने लायक नहीं है। अगर पूछिएगा कि दिल्ली क्या है, दिल्ली एक मरघट है। लोग किसी तरह से दवाओं के भरोसे जिंदा हैं। अगर जहाँ प्रकृति में क्षिति जल पावक गगन समीरा ये पांचों तत्व डिस्टर्ब हो जाए, वो रहने लायक जगह नहीं, छोड़ देनी चाहिए। मैं दिल्ली का पानी नहीं पीता हूँ। बुलंदशहर के आगे मेरा खेत है, अंडरग्राउंड सबमर्सिबल का पानी जो खेत में सिंचाई काम आता है, उसकी मैंने वाटर टेस्टिंग करी, और उसके मिनरल्स, उसका टीडीएस जो आप चेक करते हैं आरओ लगा के, आरओ से बेहतर पानी उसका है। वही पानी मैं लेके आता हूँ, घड़े में रखता हूँ, मैं वही पानी पीता हूँ, दिल्ली का पानी नहीं पीता हूँ। हवा थोड़ी मजबूरी है, हवा मैं कैरी नहीं कर सकता, जिसके लिए मैंने कहा। लेकिन क्या दिल्ली में ये सिचुएशन ठीक नहीं की जा सकती है? आंसर इज यस, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड। ये चीज़ें ठीक हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम में थेम्स नदी में ये हालत थी कि माना गया था कॉलरा उस जहरीली हवा से होता है। आज उस नदी को इतना साफ कर दिया गया कि उसमें मछली पालन होता है, और लोग वहाँ फिशिंग करने जाते हैं और उस मछली को खाते हैं। जितने पैक कॉस्मेटिक्स महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, ट्रांसडर्मल एब्जॉर्ब होती है, चाहे स्किन पे लगाएं चाहे हेयर पे लगाएं। भारत सौंदर्य प्रसाधन का देश रहा है, आज से नहीं। हमारी पूर्वज महिलाएं इस्तेमाल करती थी। क्या इस्तेमाल करती थी? गुलाब के फूल, पलास, टेसू के फूल, या खुशबू के लिए बहुत सारी मोगरा और चमेली और चंपा, इस तरह की चीज़ें बनती थी। लेकिन आज क्या है, वो सारी चीज़ें पैक्ड हो गई। उसमें पैराबेन, थैलेट्स, ऐसी चीज़ें ट्रांसडर्मल एब्जॉर्ब होती है। ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर के केसेस उससे बढ़ रहे हैं, उनको बताया भी नहीं गया। जो लिप पेंट, लिप स्टिक, लिपस्टिक लगाते बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ट्रांसडर्मल मतलब स्किन के ऊपर आपने लगाया, वहाँ से एब्जॉर्प्शन चालू हो गया। लेड हेवी मेटल है, जो खाना खाने समय आपके पेट में गया, वहाँ से एब्जॉर्ब हो गया। कभी बताया गया उनको कि इन चीज़ों का प्रयोग ना करें? जबकि हमारी महिलाएं प्रयोग करती थी। सिंदूर, कितनी महिलाएं जानती हैं कि सिंदूर, ये जानते हैं कि भारत में हिंदुओं की परंपरा में सिंदूर लगाते हैं, लेकिन सिंदूर कहाँ से आता है? सिंदूर का पेड़ होता है। जो सिंदूर आज मिल रहा है लेड मतलब हेवी मेटल से बनाया जा रहा है, वो सिंदूर नहीं है। सिंदूर का पेड़ होता था, उसके फूल को सुखा के उससे सिंदूर बनाया जाता था, वो आज भी है। उसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये एरिया हमारा स्कैल्प बोलते हैं, जो स्किन जहाँ पे हेयर है, इस एरिया से कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब होता है, वहाँ ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे लगाया जाता था। यहाँ तिलक लगाने का जो कल्चर था, क्यों था? पिनियल ग्लैंड जो मैंने बोला, जो बायोलॉजिकल क्लॉक इसी लेवल पे है, और इसमें आध्यात्म में चक्रस बोलते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ ज़्यादा है। और उस जगह पे ऐसी चीज़ों को हटा के, क्योंकि उसमें लाइकोपिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो लगाते थे हमारे पूर्वज, और आज आप क्या लगा रहे हैं? टॉक्सिक एलिमेंट्स, तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, तो बीमारियां बढ़ी। तो फिर आश्चर्य क्यों हो रहा है कि बीमारियां बढ़ी? तो चीज़ों को थोड़े थोड़े समझने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। बीमारियां कम हो जाएगी। सर बीमारी हो चुकी है तो डिटेक्ट कैसे होगा कि वक्त रहते हो? क्योंकि हमने देखा कैंसर के केसेस में मोस्टली ये होता है कि थर्ड फोर्थ स्टेज पर जब लोग पहुंच जाते हैं, तब उनको ये पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, और उस वक्त पे टूट जाते हैं वो लोग सबसे पहले। तो ये डिटेक्ट समय पर हो, ये कैसे पॉसिबल होगा? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कोई भी असामान्य लक्षण जो 3 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार रहे, आप कैंसर की जांच करा लें। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो आज तक आपकी दिनचर्या का पार्ट नहीं था, अब इन दिनों आप देख रही हैं एसिडिटी की समस्या रह रही है, पेट फूला रहता है, कहीं खून आ जाता है जो एबनॉर्मल हो। जैसे महिलाओं में पीरियड्स 30 दिन पे 28 दिन पे आना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मल क्या हुआ इन दिनों? 15 दिन में आ गया, कभी 17 दिन में आ गया, एबनॉर्मल हो गया है। तो असामान्य कुछ भी होने लगे, लेकिन एक बार 2 बार असामान्य होने से कैंसर नहीं हो गया।
3 हफ्ते आपने इलाज लिया, जो भी आपने ठीक करना चाहा, लेकिन 3 हफ्ते के बाद भी बरकरार रहे, कैंसर की जांच जरूर कराएं। अगर आप इतना जागरूक हो जाए, और हर डॉक्टर जो कैंसर का नहीं है, आमतौर पे मरीज उनको जाते हैं दिखाने, लेकिन वो उसको कुछ दवा दे के भेज देते हैं, ठीक नहीं हुआ, मरीज ने डॉक्टर बदल लिया, दूसरे डॉक्टर ने दूसरी दवा दी। अगर इसको छोड़ के वो हर डॉक्टर भी जागरूक हो जाए और देखे कि 3 हफ्ते मैंने दवा दी, मरीज ठीक नहीं हो रहा है, कैंसर रिलेटेड जांच करा लो। क्योंकि कैंसर का शुरुआती लक्षण किसी आम बीमारी के लक्षण से ही मिलता है, और असामान्य हो, ठीक नहीं हो रहा है आम दवाइयों से, या ठीक हुआ दोबारा हो जाए, आप 90% केसेज में जांच कराएंगे, कैंसर नहीं निकलेगा। 10% केसेज में या तो अर्ली स्टेज या बिल्कुल प्री कैंसर पकड़ा जाएगा। इतनी सी जागरूकता की जरूरत है। असामान्य लक्षण 3 हफ्ते तक बरकरार रहे, कैंसर की जांच कराएं, पकड़ में आ जाएगी। सर पहले कहते थे कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ तो आई एम सेफ, क्या आज भी ये कह पाना आपको लगता है कि सही है? दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो बिल्कुल झूठा कथन है ये, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर 6 से 8 घंटे खुली हवा में घूम रहे हैं तो 20 सिगरेट पीने के बराबर का प्रदूषण आपके फेफड़े में जा रहा है। तो दिल्ली वाले ये तो ना कहें जो नॉन स्मोकर हैं कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ, स्मोक से ज़्यादा स्मोक आप करते हैं, 20 सिगरेट पी रहे हैं पर डे। तो लोग कहते हैं कि फिर स्मोक ही कर लेते हैं, आजकल तो लोगों ने ये ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर तो दिया है। उनके लिए मैं हर समय कहता हूँ 20 पीना तो आपका दिल्ली में रहने का एक टैक्स मान लो, लेकिन जो ऊपर से पियोगे 4-5, वो और कैंसर का, हार्ट का रिस्क और बढ़ाएगा। तो तुम्हारा 24-25 का आंकड़ा रहेगा, तो तुम्हें बीमारियां जल्दी होगी और ज़्यादा घातक होगी। सर आपने नाइट शिफ्ट का जिक्र किया, नाइट शिफ्ट तो आजकल कल्चर बन चुकी है, जितने भी लोग एमएनसीज में काम करते हैं नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, सोने का जागने का पूरा उनका जो सिस्टम है वो एकदम बदल चुका है। फिर वो लोग फास्ट फूड भी खाते हैं क्योंकि देर रात में वो खाना घर का ये सब पॉसिबल है नहीं। तो क्या नाइट शिफ्ट सबसे बड़ा रिस्क है? नाइट शिफ्ट बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन इसमें स्टडी हुई, देखिए ये सारा फैलाया जाता है अमेरिका द्वारा। अमेरिका क्या चाहता है, जब अमेरिका में दिन हो तो अपने जो एम्प्लॉय हैं वो तो काम करें, लेकिन वो आधे तो उनके एम्प्लॉय कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं ऐसे हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री इनसे एम्प्लॉय ले लें जो ऑनलाइन काम हो सकता है, तो उसमें हमें रात में काम करना पड़ता है हमारे लोगों को। ये उनका फैलाया हुआ था कि नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन कुछ अच्छे डॉक्टर जिन्होंने रिसर्च किया, उसने कहा कि अगर तुम नाइट शिफ्ट कर रहे हो, जग रहे हो, तो खाना मत खाना। मतलब उसने कहा था नो मील, जबकि हर ऑफिस में पेंट्री खोल दी गई और उल्टा किया गया। चाय का कल्चर इंडिया में, जो मिल्क टी और उसमें शुगर डाल के देते हैं, ये इंडिया में है। मतलब बार बार इंसुलिन स्पाइक आपके रात में हो रहा है, फैटी लिवर ऐसे बच्चों में हुआ। बच्चे 24 साल 25 साल के यंग बच्चे काम करने जा रहे थे नाइट शिफ्ट, अभी भी जा रहे हैं। तो अगर नाइट शिफ्ट मजबूरी है करना है, तो आप पहले शाम का सनसेट होने से पहले आप खाना खा लें, घर में ही खा लें, उसके बाद ड्यूटी पे जाएं। ड्यूटी पे जाएं तो चाय सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन ना करें, खाना ऑलरेडी खा चुके हैं खाना ना खाएं, और ड्यूटी खत्म होते आप पहले नींद पूरी करें अपनी। जब भी ड्यूटी खत्म हो रही है आपकी 3 बजे 4 बजे शिफ्ट के हिसाब से सुबह, आप पहले सो जाएं और ड्यूटी पूरी करें। ये अमेरिका में एक स्टडी हुई कि अगर नाइट शिफ्ट इनएविटेबल है तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि फिर फर्दर और लोड बॉडी के ऊपर ना डालें। अब किस एज के लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं जो कैंसर पीड़ित हैं? अब तो ये मैं कहूँगा, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, ये हो गया कैंसर के लिए। पहले 55-60 साल से ऊपर के लोग ही कैंसर के रोगी होते थे। अभी यंग बच्चों को 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी आ रहे हैं मेरे पास। ब्रेस्ट कैंसर अभी रिसेंटली स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर 13 साल की बच्ची में मैंने देखा है। 13 साल की बच्ची, ओह गॉड, अनमैरिड, उनमें देखा है। थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, पेट में कई अलग अलग कैंसर होते हैं, यंग लोगों में दिख रहा है। तो अब इसीलिए मैं कहता हूँ, ना उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। अब ये न किसी सोशल कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, किसी से संबंध नहीं रख रहा है। पूरी तरह से हर सेगमेंट में फैल चुका है कैंसर। क्या आने वाले समय में वैक्सीनेशन के जरिए रोका जा सकता है कैंसर को? इम्पॉसिबल है।
कैंसर का वैक्सीन जब भी आएगा, देखिए कैंसर का प्रिवेंटिव वैक्सीन 2 ही बना है, HPV कैंसर सर्विक्स के वैक्सीन बना है, और HBsAg जो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन हेपेटाइटिस है उससे लिवर कैंसर का वैक्सीन बना, 2 ही वैक्सीन बना। बाकी जितने वैक्सीन की आप सुनते हैं, जैसे हाल फिलहाल में रशियन वैक्सीन का सुना, उसके पहले ब्रिटिश वैक्सीन, ब्रिटेन ने एक वैक्सीन बनाया था 2022 में, ये सब थेरेप्यूटिक वैक्सीन है। मतलब जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ, बाकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो उसके बॉडी से कैंसर सेल निकाला, उसको कन्वर्ट किया, पर्सनलाइज्ड है, और उसी व्यक्ति को दिया गया वैक्सीन, तो उसके इम्यून सिस्टम को जगाया और कैंसर पे अटैक हुआ, कैंसर किल हो गया। ये कैंसर में एक बड़ी गुत्थी बताता हूँ आप। लोग सोच रहे हैं कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है। जिस तरह से ह्यूमन के आसपास, इंसान के आसपास चीज़ों को देख रहे हैं आप, चाहे हमारी भौतिकवादिता की चीज़ें हों, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए ह्यूमन जीन इतनी जल्दी तैयार नहीं था इतनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, और उस पर एक तरह से अटैक हुआ है चारों तरफ से, और जीन वियर्ड रिस्पॉन्स करने लगा है और सेल एबनॉर्मल हो रहे हैं। जितना बड़ा बड़ा आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी रिसर्च हो जाएगी तो कैंसर ही, कैंसर की गुत्थी बहुत छोटी जगह उलझी हुई है, और कैंसर प्रिवेंशन बहुत आसान है, और भारत इसमें विश्वगुरु सच में बन सकता है अगर कैंसर को होलिस्टिक ट्रीट करने की बात हो, कि प्रिवेंशन भी कर रहे हैं और जब हो जाए तो उसको कंप्लीटली क्योर कर दें। भारत क्यों? भारत में मॉडर्न साइंस है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, योग है, यूनानी है। सारे विधाओं को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ो, जिसकी जो अच्छी बातें हैं एक जगह लाओ, सारे डॉक्टर मिले और देख लीजिए कैसे ये बीमारी मतलब छोटी सी बीमारी हो जाएगी। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप ये कह रहे हैं कि अपनी जो संस्कृति है उसको उठाओ, अपनी जो हमारी नेचुरोपैथी है सबको मिलाकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट। अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि जब भी आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमारी जो नेचुरोपैथी है उस पर आ जाओ। कुछ डाइट का भी उन लोगों ने कहा कि पर्टिकुलर सुबह से शाम तक सिर्फ इतना ही खाना खाना है, ये जूस पियो, आंवला का जूस पियो। क्या ये सब कुछ सच में काम करता है? सबका साइंस है, रिसर्च है, सबका रिसर्च है। मैं बता देता हूँ, आप जो बोलना चाह रही हैं आप बोल नहीं पा रही हैं। किसी व्यक्ति के नाम से सिद्धू के लिए कहा था, तो कई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर नाराज हो गए सिद्धू से। कुछ बातें उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार में कही, क्योंकि नेता हैं और क्रिकेटर थे तो चौका छक्का मारने का आदत है, मार गए। लेकिन जो बातें उन्होंने कही विज्ञान की कही थी, उन्होंने बातें गलत नहीं की थी। जो उन्होंने बात कही कि शाम के बाद नहीं खाना है, प्रैक्टिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, इंसुलिन स्पाइक कम हो गया, 16 घंटे फास्ट पे रहे। ऑटोफेजी 2016 में जापानीज साइंटिस्ट को इस पर अवार्ड मिला। ऑटोफेजी मतलब कैंसर सेल मरने लगे। आंवला, नीम, इसके जो सेवन की बात कही थी, विटामिन सी कैंसर से रिकवरी में हेल्प कर रहा था। एंटीऑक्सीडेंट्स है नीम में, रिकवरी में हेल्प करता है। जो गेहूं बंद करने की बात कही थी, ग्लूटेन होता है, 40% इंडियन ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं। लीकी गट सिंड्रोम होता है, गट उसका लीक करता है। कार्सिनोजेंस या कैंसर प्रोमोटिंग सब्सटेंस आपकी आंत से, जो खाना हम खा रहे हैं उसकी आंत से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो गेहूं मत खाओ। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल मत खाओ। केजीन कैंसर प्रमोटर है जो एनिमल मिल्क में है, तो दूध क्यों खाना है? इंडिया इज मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री। इंडिया पागल है, दूध के पीछे पागल है इंडिया। इतने दूध की जरूरत मतलब किसी भी इंसान को नहीं होती, किसी इंसान को नहीं, किसी जानवर को भी नहीं होती है। आप देखिए गाय भैंस को कि 6 महीने बाद दूध देती है क्या? हमारी माँ 6 महीने तक हमें दूध पिलाती है, उसका दूध क्यों नहीं आता है? अगर हमारी जरूरत दूध की होती है तो माँ तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों को, पूरी ज़िंदगी दूध देती। लेकिन उसके बाद दूसरे की माँ का दूध छीन के इंसान पिए जा रहा है, तो तुम तो जहर पी रहे हो। और कैंसर के समय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो जो बातें उन्होंने कही थी, सत्य कही थी, विज्ञान की बातें कही थी, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूरत शक्ति कर दी कि बाकी इलाज मैंने नहीं किया, ये गलत था। इलाज उन्होंने लिया था। ये सारे आप भी न्यूज मीडिया इंडस्ट्री से हैं, सारा इलाज लिया था, साथ में ये सब भी किया था। ये करना चाहिए, मैं अपने मरीजों को कराता हूँ, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, ये जो दवाइयों की लोगों को लत लग चुकी है, छोटी सी बीमारी हो दवाई,
लोग दवाइयों के लिए भी मतलब इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि ज़रा सी कोई परेशानी होती है दवाई ले लेते हैं, जबकि हमारे बड़े जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो दवाइयों से परहेज़ करते थे, वो अपनी एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते थे रिकवरी के लिए। तो क्या दवाई भी एक बड़ा रीज़न हो रही है क्या आजकल? बिल्कुल, इसको मैं कहता हूँ फास्ट फूड कल्चर। आप ड्राइवे में जा रहे हैं, जल्दी से कुछ खाना मिल जाए, पैसा आप पे कर रहे हैं, स्कैनिंग करते हुए निकल जा रहे हैं, खा लेते हैं। सेम समझते हैं। सर दर्द हुआ तो सर दर्द आपको महसूस ना हो, दवा उसकी ली आपने। क्यों हुआ, इसकी दवा नहीं ली आपने। ना आपके पास इतना समय है कि रुक के सोच ले कि सर दर्द हुआ क्यों। तनाव हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, गर्मी या ठंड ज़्यादा हो गई, या मैं भूखा हूँ, हाइपोग्लाइसीमिक हूँ, क्यों सर दर्द हुआ, या बहुत देर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में रहे लाइट के कारण आई स्ट्रेन हुआ, क्या हुआ, इसका समय नहीं था। जल्दी से आपने दर्द महसूस ना हो। सर दर्द की जितनी दवाई है सिंपली ये है कि दर्द आपको महसूस ना हो। दर्द खत्म नहीं हुआ, आपने दवा ले ली। ये सच है कि जो हमारे बुजुर्ग ही कह सकते हैं, पूर्वज तो बहुत नहीं है, दादाजी के एज में उनके साथ ऐसा नहीं था। एसिडिटी भी होती थी तो कारण ढूंढते थे, खाना छोड़ देते थे। हेडेक होता था, रुकते थे, देखते थे कारण क्या है, लेकिन दवा नहीं लेते थे। दवा अभी ओवर द काउंटर मिलने लगी, इसलिए अवेलेबल है। लोगों के पास थोड़े पैसे भी हो गए, खरीद सकते हैं, और ड्राइववे है, गाड़ी में बैठे बैठे दवा आ जाती है। आजकल तो ऐप पे दवा मंगवा लेते हैं, तो आपने दवा लेना चालू कर दिया। इतनी दवा ना लें तो बेहतर है, क्योंकि दवा भी केमिकल है। सर क्या हर कैंसर मरीज़ के लिए कीमोथेरेपी ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए और सर्जरी से क्योर हो जाए, तो मैक्सिमम मरीजों को कीमो नहीं चाहिए होती है। और हमारे सच में हमारे कितने मरीज हैं जिनकी सर्जरी मैंने करी, जीवन शैली में बदलाव किया, डाइटरी मॉडिफिकेशन मतलब खाना उनको चेंज किया, कुछ नेचुरोपैथी और कुछ आयुर्वेद के वैद्यों को संपर्क में लगाया कि इनके शरीर के अंदर जो दोष जनरेट हुआ है उसको ठीक करें। कैंसर दोबारा कभी नहीं आया उनको, उन्होंने तो कीमोथेरेपी नहीं ली। और 1 2 4 मरीज ऐसे नहीं हैं, ऐसे कितने मरीज हैं जो मेरे पास इसीलिए आते हैं कि मुझे कीमोथेरेपी नहीं लेनी, सर्जरी करके मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए कि मुझे कीमो नहीं चाहिए। और मेरे कुछ मरीज अगर पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ, मेरे साथ मैंने कहा था डॉक्टर साहब से कि मैं कीमो नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे पास ऑपरेशन कर दीजिए। और ठीक है, कैंसर फ्री है, ठीक नहीं, कैंसर फ्री है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये बहुत पेनफुल जर्नी होती है क्या? क्योंकि जब भी किसी को डायग्नोज हो गया कि कैंसर है, मुझे लगता है कि हर आदमी पहले तो टूट जाता है। तो जिनको इस वक्त कैंसर डायग्नोज हुआ, उनको पता चला, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली किताब जो मैंने पढ़ी जब मैंने कैंसर का कोर्स ज्वाइन किया है, सुपर स्पेशलिस्ट की तरह ज्वाइन करना होता है, कैंसर एंड इमोशन, उसमें पहले चैप्टर में तीसरी चौथी लाइन लिखा हुआ था, द मोमेंट यू डिक्लेयर द पेशेंट यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर 50% डाइज। अब उसका मतलब बाद में लिखा कि रियल फिजिकल मौत नहीं होती है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है। कैंसर, अब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होगा, पैसे कितने लगेंगे, घर वालों का क्या होगा, कैंसर रिलैप्स होगा, दर्द में जीना पड़ेगा, मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आता आगे क्या होगा। उसको मैं एक ही कहना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें करनी है अगर कैंसर की डायग्नोसिस हो। पहली चीज़, डोंट पैनिक, डरो मत, रुक जाओ, 48 घंटे कुछ मत सोचो, कोई इलाज मत कराओ, इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मविश्लेषण करो कि क्या 5 से 7 साल पहले आपके जीवन में ऐसा बदलाव आया है कि कैंसर हुआ। सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो। मस्ट टेक सेकेंड ओपिनियन। एक डॉक्टर को दिखाया, कोई बात नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, उससे सेकेंड ओपिनियन कराओ कि ये कैंसर है कि नहीं है, तो क्या इलाज होना चाहिए। ट्रस्ट योर डॉक्टर, बट डोंट डू ब्लाइंड ट्रस्ट। अंधा विश्वास नहीं करना है। आजकल कॉर्पोरेट का ज़माना आ गया है, अंधा विश्वास ना करें, ट्रस्ट करें। गूगल से ज़्यादा ट्रस्ट अपने डॉक्टर पे कर लें, लेकिन अंधा विश्वास भी नहीं करें। चलिए, उसके बाद हॉलिस्टिक फाइट करो। अगर मेंटली आप टूट जाओगे तो दवा कितना काम करेगी। आप मेंटली भी स्ट्रांग रहो, दवाई है, सर्जरी है, जो ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर को करना है उसको करने दो, और साथ में जीवन शैली में बदलाव, नेचुरोपैथी, डाइटरी मॉडिफिकेशन, आयुर्वेद की जहाँ जरूरत हो उसको सबको मिलाओ, इसकी ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों को करो तो कैंसर कुछ है ही नहीं, कैंसर का पता ही नहीं चलेगा। कैंसर जो इतना डरावना बना हुआ है, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल लोग ठीक होते हैं, आम बीमारियों की तरह ये बीमारी आती है चली जाती है। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ बीमारी है। आपको कोई ऐसा केस है जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो? इमोशनल होके तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन टच एक नहीं अनेकों केसेस टच करते हैं। जब मैंने कैंसर की यात्रा ज्वाइन की थी तो अहमदाबाद में कोर्स होता था एमसीएच एक डिग्री है जो एमएस सर्जरी, एमबीबीएस बेसिक डिग्री हुई हमारी, एमएस पोस्ट ग्रेजुएट, और एमसीएच डिग्री होती है जो कैंसर सर्जन बनाने के लिए डिग्री होती है। मैंने अहमदाबाद ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर, गुजराती नहीं आती है। उसके बाद फूड बैरियर, वहाँ खाने में मिर्ची भी और मीठा मीठा भी भी। दोनों डाल देते थे। तो इन बैरियर के चक्कर में एक मरीज हमारा वेपल्स ऑपरेशन हमारे प्रोफेसर ने किया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया और कोमा में चला गया। अब मैं बहुत पैशनेट था कैंसर ब्रांच के लिए। मुझे लगता था कैंसर का एक भी रोगी मरना नहीं चाहिए, एक भी रोगी डिस्टर्ब ना हो, सब ठीक हो जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं था। लेकिन यंग एज थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। मेरे प्रोफेसर कहते थे कि इसको डिस्चार्ज कर दो, कुछ हो नहीं सकता है, घर ले जाए, सेवा करे। वो कह के जाते थे मेरे प्रोफेसर को। अब मैंने बता दिया है, अब सुन भी लेंगे पॉडकास्ट तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सच था। उनके जाने के बाद मैं मरीज की पत्नी को समझाता था कि लेके मत जाओ, मैं ड्रेसिंग करूँगा, मैं इंडियन करके, इंडियन एक मेथड होता है जहाँ दवा फ्री मिलती है, इंडियन करके इनके लिए दवा लेके आऊँगा, लेकिन लेके मत जाओ। मैं चाहता था इस मरीज को वापस लाना है। अब ये एज ए डॉक्टर मेरा मोटिवेशन है कि मैं पट्टी करूँगा और दवा दूंगा, लेकिन मरीज के अटेंडेंट का क्या मोटिवेशन है कि मैं बैठा हूँ। तो जस्ट हिंदू फैमिली से मैं ये हुआ, लेकिन मेरे पास कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। मैंने कहा ऐसा करो, तुम यहाँ पे स्टूल लगाए बैठो और ओम नमः शिवाय करो, जबकि मेरे पास कोई विज्ञान नहीं है इसका। तो उसकी वाइफ कन्विंस हुई। एज ए डॉक्टर मुझे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना था कि इस मरीज को हॉस्पिटल में रखो, मुझे इलाज करने दो। 40 दिन बाद वो मरीज कोमा से बाहर आ गया। और सबसे पहली बात कहता है नर्स को कि गुजरात में भाई बोलने का सिस्टम है, अंशुमान भाई को बुलाओ। तो सिस्टर का फ़ोन आया, मोबाइल आ गया था उसमें। तो मैंने कहा कि प्रद्युम्न भाई नाम था, प्रद्युम्न भाई नहीं बोल रहा होगा, उनकी वाइफ बोल रही होंगी। तो बोला नहीं, प्रद्युम्न भाई कोमा से बाहर आ गया, वही बुला रहा है आपको। जब मैं वहाँ वार्ड में गया तो प्रद्युम्न भाई ने हाथ पकड़ा, कहता है कि अंशुमन भाई मैं आपके कारण जीवित हूँ। तो मैंने कहा कि कैसे? तो आपने मेरी वाइफ को कहा था ओम नमः शिवाय करो, तो मैं भी करता था। तो मैंने कहा तुम तो कोमा में थे, वेंटिलेटर पे थे, तुमको कैसे पता? बोला मैं सब सुनता था। मेडिकल साइंस के हिसाब से कोमा के मरीज को कुछ नहीं सुनना चाहिए। मरीज डिस्चार्ज हुआ, जीवित रहा, मैं डिग्री करके आ गया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो अगले साल जब मैं गोल्ड मेडल रिसीव करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी गया तो प्रद्युम्न भाई मेरे फंक्शन में यूनिवर्सिटी आया हुआ था। फिर मुझे लेके पोरबंदर गया, द्वारका गया, घुमाया। ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा। सरकार को सर किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, स्क्रीनिंग या ट्रीटमेंट? पहला फोकस करना चाहिए सरकार को वेलनेस प्रोग्राम, मतलब लोग बीमार ना हों। आज अगर 4 बीमारियों को जोड़ दे तो भारत की सबसे बड़ी बीमारी यही हो चुकी है, कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अगर वेलनेस प्रोग्राम पे फोकस करें तो इतने एम्स खोलने की जरूरत नहीं होगी। आपका कौन सा सेंटर है जिसको हेल्थ केयर करते हैं, मतलब हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें स्वास्थ्य की बात होती है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, वहाँ बीमारियों की बात होती है, तो उसका नाम होना चाहिए सिक केयर। मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब परिवार एवं जन कल्याण का मंत्रालय है, कौन से स्वास्थ्य पे काम करता है या परिवार कल्याण पे काम करता है, तो उसका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सिक केयर। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आपके हेल्थ पे, मतलब आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ और रहें तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दे। कौन सा काम करता है? वो करता है बीमार हो, 24 घंटे कम से कम एडमिट हो, अस्पताल में रहो, तब इंश्योरेंस कवर करे, तो उसका नाम होना चाहिए सिक इंश्योरेंस। तो वेलनेस को प्रायोरिटी देना चाहिए सरकार को, और वेलनेस इटसेल्फ प्रिवेंशन करा लेगा। एडिशनल प्रिवेंशन क्या करना है? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आपने किया, उसके साथ स्कूल प्रोग्राम में बच्चियों के लिए मेंस्ट्रुअल एटिकेट, कि मेंस्ट्रुएशन 9 से 10 साल में स्टार्ट हो रहा है, तो किस तरह से बच्ची केयर करे, पैड का इस्तेमाल कब करे, क्लीनलीनेस कब करे, इसका ओरल हेल्थ बच्चों में, लड़कों में अगर इन चीज़ों की ट्रेनिंग दे तो सर्वाइकल कैंसर
का जो कंट्रोल है बेटर होगा, फूड एडल्ट्रेशन कम हो जाए, जो बाकी चीज़ों में पॉलिसी है मार्केट में, कोई भी खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक्स या ह्यूमन कंजम्पशन के प्रोडक्ट आते हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ये एजेंसी कर सकती है। आपके हमारे पास का नहीं है कि हमारे पास लेबोरेटरी हम चेक करें कि इसमें क्या है। जब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आए, जैसे यूएई दुबई क्या करता है, कोई भी उनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी ना उपजाते हैं ना बनाते हैं, सब कुछ बाहर से आना है। लेकिन सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होगा, सरकार प्रोक्योर करेगी, टेस्टिंग होगी, टेस्ट होने के बाद अगर ठीक है तब तो कंट्री में जाएगा, नहीं तो समुद्र से बाहर वहीं शिपिंग वापस कर देते हैं, कंट्री में नहीं जा सकता है। तो वहाँ पे अगर ये हो सकता है तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं हो सकता है? अब भारत तो वैसा भारत नहीं रहा, हमारे पास अद्भुत टेक्नोलॉजी है, साइंस है, एजेंसीज हैं, बॉडी है। कुछ रिश्वत लेना कम कर दें हमारे एजेंसी के लोग, और स्ट्रिक्ट हमारे पब्लिक के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कर दें कि पब्लिक कंजम्पशन में सामान जाएगा तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें उनके परिवार भी हैं। सबसे खास बात कि तुम्हारा परिवार वाला भी तो कभी खा रहा होगा, बच्चे तुम्हें नहीं बता रहे होंगे लेकिन खा रहे होंगे उसी प्रोडक्ट को जिसको तुमने पास किया है। तो पॉइजन को पास करना बंद कर दो। अगर इतना कर दें बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएगी। वेलनेस प्रोग्राम को करें और तब करें थर्ड, अर्ली डिटेक्शन, डायबिटीज़ का भी, हाइपरटेंशन का भी और कैंसर का भी। अर्ली डिटेक्शन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचा दीजिए, देख लीजिए क्या चमत्कार होता है। तब बात ट्रीटमेंट की होगी। हमें इतने सा एक मुट्ठी सेंटर चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, इतने सेंटर बनाते जाओगे, लोड बढ़ते जाएंगे, सेंटर फेल हो जाएगा। इसको करो, और जो ट्रीटमेंट सेंटर बनाओ, प्रिवेंशन से ट्रीटमेंट होलिस्टिक करो, आयुर्वेद को भी डालो, नेचुरोपैथ को भी डालो, योग भी चल रहा हो, तब जाके तुम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करोगे। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर जो मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, जिस सरकार को चाहिए बुला ले, मैं लिख के देता हूँ, करके देख ले। 1 साल में भारत हेल्थ में विश्वगुरु ना हो जाए, दूसरे कंट्री के लोग यहाँ अगर सीखने ना आने लगे कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, इतने कम रिसोर्सेज में, कम पैसे में आप लोग इतना बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चला रहे हैं। सर, जल्दी से पॉडकास्ट खत्म करते हुए एक सवाल आपसे और पूछना चाह रही हूँ। लोगों को आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए क्या संदेश है आज इस पॉडकास्ट में फाइनली? बहुत छोटे स्टेप, बैक टू बेसिक्स, मिनिमलिज्म, ज़रूरतें कम कर दो, इसको खाली रखो, जितना ऊपरी माला खाली रखोगे स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ बेहतर रहेगा। और फॉर्मूले के तहत मैं आपके व्यूअर को देता जाता हूँ। मैं हर समय कहता हूँ, डॉक्टर अंशुमान स्ट्रेटजी फॉर गुड हेल्थ, MMMS। मील मैंने बता दिया, खाने में क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। मूवमेंट, एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज इकट्ठे होनी चाहिए। जिम जाकर डोले सोले बनाने से कुछ नहीं होगा। बेस्ट एक्सरसाइज योगा, जिसमें FARB चारों हो, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, वो योगासन में होता है। इसको करो। MMM, थर्ड इज माइंड स्टफ। माइंड स्टफ क्या है? चित्त। ब्रेन इज एन ऑर्गन, माइंड जो ये ऑर्गन काम करता है, एंड माइंड स्टफ इज चित्त। महर्षि पतंजलि से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरु जी योग क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना योग है। आज के इंसान का चित्त हर समय मंकी माइंड है, चल रहा है, भाग रहा है। शांत कर दो माइंड स्टफ। एंड एस इट स्लीप, क्वालिटी स्लीप, 8 घंटे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। बच्चे की तरह सो, जब सुबह जगो, सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो और आलस्य ना आ रहा हो, मतलब नींद अच्छी हुई। निकलो। और फॉर्मूला ऑफ गॉड, GOD, मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी में है कि ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। बी जनरेटर ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। ब्रह्मा बन जाओ सुबह, अपने दिन की प्लानिंग कर लो कि मुझे आज पूरे दिन ये करना है। दिन में ऑपरेटर विष्णु बन जाओ, जो ब्रह्मा बन के तय किया कि आज मुझे ये करना है। तुम्हारे दोस्त आएंगे शेषनाग की तरफ फन मारेंगे, समुद्र की लहरें गिराने आएगी, ऑफिस में जाओगे, बहुत सारे टेंशन तनाव होगा। विष्णु की तरह उसी को फॉलो करो जो ब्रह्मा बन के तय किया है। इन इवनिंग जब ऑफिस से लौट रहे हो, डिस्ट्रॉयर, संहारक बन जाओ, शिव बन जाओ। जो द्वेष क्लेश बाहर जनरेट हुआ उसको बाहर ख़त्म करो। बच्चे की तरह संभाव से पुलकित मन से घर जाओ।
मिलो परिवार से, मोबाइल छोड़ दो, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आज ये पॉडकास्ट देखा है वो सिर्फ सुनकर बात को यहीं पर कान से ना उतार दें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसको आत्मसात करें। और सच में जो ज़िंदगी है ना, वाकई हम उसको जीना शुरू कर पाएंगे अगर आप सर की इन बातों को मानते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।